प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो को एंड तक देखना। एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो बहुत ही स्मूथली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो है मेंडल साहब। ठीक है, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट दिया था, विच इज 1856 टू 1863। 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट लिया था इन्हें। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स लिया था जिनमें इन्होंने 14 ट्रेड्स लिए थे। देखो कैरेक्टर 7 है, कौन कौन सा 7 कैरेक्टर है यहाँ पे? सीड शेप है, सीड का कलर है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का पोजीशन है, प्लांट हाइट है, पॉड का शेप और पॉड का कलर है। ये सभी कैरेक्टर है। और ट्रेड क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट वाले हो जाएंगे और रिसेसिव वाले हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 7 डोमिनेंट ट्रेड और 7 रिसेसिव ट्रेड, तो टोटल 14 ट्रेड्स है यहाँ पे। ठीक है, सीड का डोमिनेंट ट्रेड हो जाएगा राउंड, रिसेसिव हो जाएगा रिंकल्ड। ठीक है, सीड शेप का, सीड के कलर का डोमिनेंट ट्रेड हो जाएगा येलो, रिसेसिव हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, फ्लावर के कलर का डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा पर्पल या वॉयलेट एंड रिसेसिव हो जाएगा व्हाइट। फ्लावर के पोजीशन का डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा एक्सियल, रिसेसिव हो जाएगा टर्मिनल। प्लांट के हाइट का डोमिनेंट हो जाएगा टॉल एंड रिसेसिव हो जाएगा शॉर्ट। पॉड के शेप का डोमिनेंट है इन्फ्लेटेड, रिसेसिव है कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एंड पॉड के कलर का डोमिनेंट है ग्रीन, रिसेसिव है येलो। है ना, यहाँ पे मैंने सबका जो एब्रिविएटिव है वो सभी मैंने इसके बाजू में लिख दिया है। अब देखो पाइजम सटाइवम यानी कि गार्डन पी प्लांट को लेने का रीजन क्या था? पहली बात तो ये स्मॉल प्लांट है। ठीक है, स्मॉल प्लांट है, इजिली ग्रो हो जाता है स्मॉल एरिया में, है ना। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 3 to 4 मंथ का। क्लियर वेरिएशन देखने को मिलता है कैरेक्टर्स में। इजिली हम लोग इसका सेल्फ पोलिनेट एंड क्रॉस पोलिनेटेड कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजिली ऑब्टेन प्योर दाइन। प्योर दाइन ये ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। और क्या? सिंगल क्रॉस कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड इससे सिंगल क्रॉस से हम लोग बना सकते हैं। तो यही कुछ रीजन थे पाइजम सटाइवम को सेलेक्ट करने का। ये है यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब और ये है आपके पास गार्डन पी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला यहाँ पे जीन वर्सेस अलील। तो जीन जो है ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ना अलील जो है ये वेरिएंट्स ऑफ जीन है। से जीन आपका, है ना, जीन में आपका वेरिएंट क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है ना, डॉर्फ हो सकता है, फिर राउंड रिंकल्ड हो सकता है। तो ये सब जितने भी आ गए ना वेरिएंट्स, ये सब आपके अलील्स आ जाएंगे। ठीक है ना, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में देखें तो होमोजाइगस जिसमें सेम गैमेट्स होता है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों ही होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस जिसमें डिफरेंट गैमेट्स होता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, लोकस का बात किया जाए तो देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पे हम लोग लोकस कंसीडर करते हैं, जैसे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां पे ये वाला पॉइंट लोकस हो जाएगा। ठीक है, इफ लोकस हैव सेम अलील। और यदि लोकस के पास देखो ये एक लोकस है, ये एक दूसरा लोकस है। अब इस लोकस में देखो सेम अलील देखने को मिला, यानी कि कैपिटल टी है। तो लोकस के पास यदि सेम अलील है तो उसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, और यदि लोकस के पास अलग डिफरेंट अलील है बट सेम जीन का, ठीक है, डिफरेंट अलील है बट दोनों का जीन सेम है। कौन सा जीन है दोनों का? शेप वाला जीन है, एक राउंड बना रहा है, एक रिंकल बना रहा है। अलील अलग है, जीन सेम है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। ठीक है, नाउ डोमिनेंट का बात करें, डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो डोमिनेंट में यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन से यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये वाला टॉल होता है, हेटेरोजाइगस टॉल, तो एक्सप्रेस वही करेगा अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर को। तो ये वाला जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट हो जाएगा इसमें। रिसेसिव में बात किया जाए, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो फैक्टर जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है वो रिसेसिव हो जाता है, तो ये वाला रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस क्योंकि वो नहीं कर रहा है ना। जो है रिसेसिव ट्रेट है ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो दोनों ही यदि यहाँ पे रिसेसिव होंगे तभी यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा खुद को होमोजाइगस कंडीशन में। नाउ जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप होता है आपके पास जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप होता है आपके पास फिजिकल अपीयरेंस। जैसे जेनेटिक मेकअप हो गया आपके पास कैपिटल टी, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन से टॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है। स्मॉल टी ड्वार्फ हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो फिजिकल अपीयरेंस जो है ये डिपेंड करता है जीनोटाइप पे, ऑब्वियसली, है ना, जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है पनिट स्क्वायर। पनिट स्क्वायर को यहाँ पे रेगिनॉल्ड सी पनिट ने दिया था। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ठीक है, रेगिनॉल्ड सी पनिट ब्रिटिश साइंटिस्ट है एंड इट टेल्स अबाउट द पॉसिबल गेमेटिक कॉम्बिनेशन। जितने भी यहाँ पे गेमेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग कैपिटल पी और स्मॉल पी का सेल्फ क्रॉसिंग कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल पी स्मॉल पी आपस में वो क्रॉस हो रहा है। ठीक है, सेल्फ क्रॉसिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल पी यहाँ पे पीपी बना लेगा, फिर कैपिटल पी और स्मॉल पी स्मॉल पी बना लेगा, फिर यहाँ पे भी देखो कैपिटल पी और स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी बना लेगा, फिर स्मॉल पी स्मॉल पी बना लेगा। तो देखो ये तीनों यहाँ पे इस तरीके से पर्पल हो गए। हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, है ना, फ्लावर का कलर डोमिनेंट में पर्पल होता है और रिसेसिव में व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट वाले यहाँ पे पर्पल हो गए और रिसेसिव वाला यहाँ पे व्हाइट हो गया। ठीक है, ये जो ये आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस यहाँ पे हो गया और ये दोनों यहाँ पे हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, और ये भी होमोजाइगस कंप्लीट रिसेसिव हो जाएगा।
ना अब हम लोग प्योर प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस का बात किया जाए, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग को ही हम लोग यहाँ पे होमोजाइगस और प्योर प्लांट बोल सकते हैं। सो ये कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन, दे ऑन कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन टू स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन के बाद ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो करते हैं, यानी कि एक ही फिनोटाइप शो करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कई कई बार हो जाता है यदि एक्यूमुलेशन हो गया लिथल जीन्स का, ठीक है, बट वही बात है कि कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन के बाद ट्रू ब्रीडिंग में स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो हो जाता है, जो कि फिनोटिपिक यानी एक ही फिनोटाइप शो करता है, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर आर ऑलवेज प्योर लाइन, है ना, रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा प्योर लाइन होते हैं। मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, 14 मतलब समझे, ये सभी को ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे टोटल है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, वो मिला के 14 यानी कि 7 पेयर्स, तो 7 कैरेक्टर था एंड 7 पेयर ऑफ पी प्लांट का वैरायटी भी था, ठीक है ना। तो मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, इसको याद रखना, 14 के जगह कई बार आपको 7 पेयर भी बोला जा सकता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या कहता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर, है ना। पहली बात तो डोमिनेंट ट्रेट आप लोग समझ ही हुए, हेटेरोजाइगस में जो खुद को एक्सप्रेस करे, है ना, वो डोमिनेंट होता है। सो इसमें क्या कहता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर, और फैक्टर भी हम लोग डिस्क्रीट यूनिट बोलते हैं, और फैक्टर जो है वैसा वो पेयर में अकर करता है ना, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे इन्होंने फैक्टर बोला है, ठीक है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, फैक्टर वही चीज है, ये जैसे कि यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है, यही कंप्लीट फैक्टर है, ठीक है, ये जैसे हो गया आपके पास डिसिमिलर फैक्टर, ठीक है, डिसिमिलर फैक्टर में वन डोमिनेट्स, एक डोमिनेट करेगा अदर रिसेसिव होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो एक डोमिनेट करेगा जो एक्सप्रेस करेगा खुद को, दूसरा रिसेसिव होगा जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, समझ में आ गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस, जैसे कि यहाँ पे देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, पेरेंटल में हमने प्योर टॉल लिया और प्योर डॉर्फ लिया, तो इससे यहाँ पे टी और स्मॉल टी आया, फिर यहाँ पे F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया, वही बोला F1 जनरेशन में। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस, देखो पेरेंटल कैरेक्टर क्या था, पेरेंटल कैरेक्टर टॉल था और डॉर्फ था, ठीक है, लेकिन F1 जनरेशन में सिर्फ हमें टॉल देखने को मिला, वही चीज है, ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस, बट वहीं पे F2 में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस, ठीक है। अब इसका हम लोग सेल्फिंग करा दें, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी करवा दें, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है, पनेट स्क्वायर बना के हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉल मिल गए, ठीक है, और एक डॉर्फ मिल गया, समझ में आ गया। और यहाँ पे पेरेंटल में भी क्या था, पेरेंटल में टॉल था और डॉर्फ था, है ना, और F2 जनरेशन में भी हमें टॉल और डॉर्फ मिला, तो F2 जनरेशन में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस, ठीक है, दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया। देखो इसका यदि फिनोटाइप देखा जाए, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है, मैचिंग में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो में हम लोग टॉल इज टू डॉर्फ देखते हैं, तो टॉल यहाँ पे देखो 3 है और डॉर्फ यहाँ पे 1 है। जीनोटिपिक रेशियो में कंप्लीट जेनेटिक मेकअप देखते हैं हम लोग, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे देखो 2 है, और स्मॉल टी 1 है, समझ में आ गया, ये चीज था यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये क्या कहता है, ये बेस्ड ऑन फैक्टर्स, ये अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, यानी कि फैक्टर ब्लेंड नहीं होते हैं, ठीक है, ब्लेंड अगर हो जाते हैं तो वो फिर वापस हमें F2 जनरेशन में दिखते नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसमें ये जो डॉर्फ वाला है कंप्लीटली ब्लेंड हो जाता, तो F2 जनरेशन में फिर हमें ये देखने को मिलता ही नहीं, है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये जो फैक्टर या अलील है ये ब्लेंड नहीं होता, यानी कि घुल नहीं जाता है, बस वो एक्सप्रेस नहीं करता है, बाकी नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर लेगा, ठीक है। सो ये फैक्टर अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में वो दिख जाता है। फैक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, है ना, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जैसे क्या है, देखो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर सेग्रीगेट हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हम लोग लिए ना, तो वही बात है कि सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है, फैक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। होमोजाइगस वही है, प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट, और हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमेट्स, है ना, 2 काइंड ऑफ गैमेट ईच हैविंग 1 अलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, 2 काइंड ऑफ गैमेट बनाएगा एंड ईच हैविंग 1 अलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम लोग ले रहे हैं, तो इससे F1 जनरेशन में वही कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, है ना, इसका हम लोग क्रॉस करा लेंगे तो फिर हमारे पास ये चारों मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला F2 जनरेशन में कि फैक्टर डू नॉट शो ब्लेंडिंग, फैक्टर यहाँ पे ब्लेंड नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में डॉर्फ कैरेक्टर रीअपियर कर गया, जो कि हमें F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसी से हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर डू नॉट शो ब्लेंडिंग। चलो टेस्ट क्रॉस का बात किया जाए, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग जो एक अननोन टॉल प्लांट होता है, क्या वो होमोजाइगस टॉल होगा या हेटेरोजाइगस टॉल होगा, इसका पता लगाते हैं, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप, ठीक है, अननोन जीनोटाइप ऑफ प्लांट के लिए हम लोग पता लगाते हैं। तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, रेसेसिव प्लांट पेरेंट से हम लोग इसको क्रॉस करवा देते हैं। तो देखो जो अननोन टॉल है, ये आपके पास कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, तो ये हमें पता लगाना है कि ये होगा क्या। तो दोनों पॉसिबल कंडीशन हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको रेसेसिव प्लांट से हमने क्रॉस करवा दिया।
ठीक है। तो अगर इसका और इसका क्रॉस हो जाए तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, यानी कि 100% टॉल देखने को मिलेगा हमको। और यदि इसका और इसका क्रॉस हो जाए तो ये देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि इसमें 50% टॉल होगा और 50% डॉर्फ होगा। तो यदि हमें 100% टॉल देखने को मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अननोन टॉल था वो हमारे पास होमोजाइगस टॉल था, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि 50% टॉल और 50% डॉर्फ देखने को मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि अननोन टॉल आपके पास हेट्रोजाइगस टॉल था, ठीक है। तो वही कहानी है, टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप मेंडल क्रॉस इट विथ रिसेसिव प्लांट, रिसेसिव प्लांट से हमने इसको क्रॉस कर दिया अननोन को, ठीक है। इफ वन टाइप ऑफ फिनोटाइप ऑब्जर्व, यदि एक ही टाइप ऑफ फिनोटाइप ऑब्जर्व हुआ तो जो अननोन है वो कैपिटल टी वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है, होमोजाइगस वाला। लेकिन यदि टू टाइप ऑफ फिनोटाइप ऑब्जर्व हुआ, दो टाइप ऑफ फिनोटाइप ऑब्जर्व हुआ तो अननोन वाला फिर हेट्रोजाइगस टॉल हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। और टेस्ट क्रॉस में याद रखना फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बराबर ही होता है, विच इज 1:1, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था टेस्ट क्रॉस के लिए, 1:1 होता है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। चलो नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें F1 ऑफ स्प्रिंग या F1 फिनोटाइप डज नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट, ठीक है, वो किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं मिलता है, कोई बीच वाला ही आ जाता है। इसका एग्जांपल को याद रखना, इसका एग्जांपल का नाम है डॉग फ्लावर, इसी को हम लोग स्नैपड्रैगन या एंटीरेनियम स्पीसीज बोल देते हैं, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन वाला को अच्छे तरीके से याद रखना है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीरेनियम स्पीसीज, इस तरीके का आपका दिखता है वो। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे देखो ये पेरेंट है तो रेड है और व्हाइट है, ठीक है। रेड वाला कैपिटल आर और व्हाइट वाला स्मॉल आर, इससे कैपिटल आर मिला, व्हाइट से स्मॉल आर मिला, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा और इसका जो है इसका यहाँ पे पिंक कलर आ गया, है ना। कायदे से आना क्या चाहिए था, कायदे से इसका रेड कलर आना चाहिए था अगर ये कंप्लीट आपके पास डोमिनेंट होता तो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं देखने को मिल रहा है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें पिंक कलर आता है, कोई बीच वाला कलर आता है। लेकिन यदि वापस से इसका सेल्फिंग करा दें, ठीक है, तो इसमें हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कैपिटल आर क्या रेड मिल गया और ये दोनों से आपका पिंक हो गया और स्मॉल आर से व्हाइट आ गया, ठीक है। तो अगेन से देखो जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, है ना, चाहे आपका ये ले लो या ये ले लो, जो कि आपका F1 जनरेशन में गायब हो चुका था, है ना, वो आपका अगेन से F2 जनरेशन में यहाँ पे देखो ये और ये देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला लॉ कंप्लीटली वैलिड है ना, चाहे आपका वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी क्यों ना हो, F2 जनरेशन में वो आपका कैरेक्टर जो पेरेंटल कैरेक्टर वो देखने को मिल जाता है जो कि F1 जनरेशन में गायब हो गया था, ठीक है। सो डू नॉट शो ब्लेंडिंग फैक्टर, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, जैसा कि हमें देखने को मिला, है ना। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली नाम ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर होने के बावजूद ये पिंक कलर दे रहा है। देखो इसमें फिनोटिपिक रेशियो का बात किया जाए तो वो रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट होगा, ठीक है। इसमें फिनोटिपिक रेशियो देखे तो रेड 1 है, पिंक 2 है यहाँ पे देखो और व्हाइट 1 है, ठीक है। तो 1:2:1 आया। और जीनोटिपिक रेशियो देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये भी आपके पास 1:2:1 ही आएगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आपके पास फिनोटिपिक रेशियो इक्वल्स जीनोटिपिक रेशियो आ जाता है ना। टेस्ट क्रॉस में भी हमने देखा था फिनोटिपिक रेशियो इक्वल जीनोटिपिक रेशियो, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो बराबर है और इसमें 1:2:1 है ना। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखो नॉर्मल अलील और मॉडिफाइड अलील या कह सकते हैं कि म्यूटेटेड अलील, जिस अलील में आपके पास म्यूटेशन हो गया उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल अलील जो है ये फॉर्म करता है नॉर्मल एंजाइम, है ना, जिससे हमें नॉर्मल फिनोटाइप देखने को मिलता है जो कि डोमिनेंट होता है, इस बात का याद रखना। तो नॉर्मल अलील, नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल फिनोटाइप, डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन वहीं पे यदि इसका म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और ये मॉडिफाइड हो गया तो ये 3 तरीके का फॉर्म कर सकता है एंजाइम, ठीक है। मॉडिफाइड एलील 3 तरीके का एंजाइम फॉर्म कर सकता है, एक लेस फंक्शनल एंजाइम जो कि लेस एफिशिएंट होगा, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम जो कि फंक्शन ही नहीं करेगा, या फिर कोई एंजाइम ही फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, नो एंजाइम, ठीक है। तो लेस फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही फॉर्म नहीं करेगा। तो देखो लेस फंक्शनल एंजाइम जो ये लेस एफिशिएंट होता है, बट ये इक्विवेलेंट होता है अनमॉडिफाइड एलील के, यानी कि इसके इक्विवेलेंट होता है। लेस फंक्शनल है बट ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट ही है अनमॉडिफाइड के, यानी कि ये भी जो है ये डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगा, ठीक है। बट वहीं पे नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, इसका बात किया जाए तो ये रिड्यूस या इफेक्टेड फिनोटाइप को फॉर्म करेगा। ये वाला जो था लेस फंक्शनल, ये नॉर्मल फिनोटाइप को ही फॉर्म करता एंड डोमिनेंट ट्रेट बनाता। बट नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम ये रिड्यूस या अफेक्टेड फिनोटाइप को फॉर्म करेगा, है ना, और ये रिसेसिव ट्रेट होगा, इस बात का याद रखना, ठीक है, ये रिसेसिव होगा। तो नॉर्मल एंजाइम और लेस फंक्शनल एंजाइम डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम रिसेसिव ट्रेट। काफी इंपॉर्टेंट था ये, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। कोडोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होता है वो रिसेंबल कर देता है बोथ पेरेंट से, ठीक है। F1 जनरेशन बोथ द पेरेंट का उसमें रिजेंबलेंस आ जाता है, ठीक है। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ अलील एक्सप्रेसेस, दोनों ही अलील एक्सप्रेस करने लगता है और दोनों ही कोई हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे देखो एबी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअली हम लोग देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, इसमें मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है और इसी में एक आ जाता है यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है। एबी, इसमें हमको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है क्योंकि इसका फिर दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा होता है,
ठीक है। तो इसमें मल्टीपल एलिलिज्म एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं, तो उसका जो एबी ग्रुप है, ठीक है, एबी ग्रुप, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसका जो एबी ग्रुप है पर्टिकुलरली, एबी ब्लड ग्रुप है ना, एबी ब्लड ग्रुप में पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कोडोमिनेंस देखने को मिलता है, इस बात को याद है अपने को, ठीक है। और एग्जांपल से कैटल हेयर कलर और जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। कैटल हेयर कलर यहाँ पे देखो, जैसे कि रेड बुल है कैपिटल आर, और व्हाइट काउ है कैपिटल डब्ल्यू। इससे कैपिटल आर आएगा, इससे कैपिटल डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे आर डब्ल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग रोन बोलते हैं, ठीक है। इसका यदि सेल्फ क्रॉसिंग कर देते हैं, इस तरीके से होता है रोन, है ना, यहाँ पे इस तरीके से होता है। इसका यदि सेल्फ क्रॉसिंग कर ले, तो सेल्फ क्रॉसिंग करने पे यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल आर डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल आर डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे कैपिटल आर था, ये रेड बुल को बताता था, जैसे देखो पेरेंट जनरेशन अभी है, और कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट काउ को बताता था, ठीक है। तो ये रेड बुल और ये व्हाइट का हो जाएगा, और दो यहाँ पे जो यहाँ पे कोडोमिनेंस वाले आ जाएंगे, विच इज रोन, वो आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने इस तरीके का गाय कभी देखा होगा, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें भी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बराबर होता है। फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 3 हो जाएगा, विच इज रेड, रॉन और व्हाइट, विच इज 1:2:1। वहीं पे जीनोटिपिक रेशियो भी 3 हो जाएगा, विच इज कैपिटल आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, विच इज 1:2:1, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो इसमें भी जीनोटिपिक रेशियो के बराबर आ गया। तो देखो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो किस किस में बराबर आया था, टेस्ट क्रॉस में, कोडोमिनेंस में एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। टेस्ट क्रॉस में ये 1:1 था, कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये 1:2:1 आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। मल्टीपल एलिलिज्म, देखो मल्टीपल एलिलिज्म हमें एबीओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है ना। इफ जीन हैव मोर देन 2 अलील, 2 अलील या 2 से ज्यादा अलील हो, तो हम लोग उसमें मल्टीपल एलिलिज्म कह सकते हैं। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप, ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 अलील है, एक IA, IB और I, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है उसको I जीन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है ना, ये आपके पास I जीन से डिनोट होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे IA, IB और स्मॉल आई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्मॉल आई जो ये O टाइप को प्रोड्यूस करता है, तो ये IA और IB जो है ये डोमिनेंट एलील है एंड प्रोड्यूस करेगा स्लाइटली डिफरेंट शुगर, है ना। और ये आपके पास स्मॉल आई रिसेसिव एलील है, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप में यहाँ पे देखें तो टोटल हमें यहाँ पे 6 जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, 4 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, IA, IB होगा, इसके लिए फिनोटाइप होता है AB। और याद रखना AB आपका कोडोमिनेंस है, कंप्लीट ABO आपका कोडोमिनेंस नहीं है। ABO में आपका कोडोमिनेंस एक में देखने को मिलता है, विच इज आपका AB। तो AB आपका कोडोमिनेंस है, ठीक है, और ABO में हमें इस तरीके से मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, मल्टीपल एलील। समझना, या वही कहानी है। सो IA, IB AB बनाएगा जो कि कोडोमिनेंस है, IA, IA ये दोनों मिलके A बनाएगा, और IA, I ये देखो ये तो रिसेसिव है, तो इसके लिए फिनोटाइप A हो जाएगा, ठीक है। और IB, IB ये भी B बनाएगा, ठीक है। और IB और स्मॉल आई B बनाएगा, और स्मॉल आई सिर्फ O टाइप बनाता है। समझ में आ गया, इस तरीके से होता है। तो टोटल यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फिनोटाइप देखने को मिले, और यहाँ पे इस तरीके से 6 जीनोटाइप देखने को मिले। समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा हुआ है, देखो अलील फ्रॉम 1 पेरेंट है ना, अलील फ्रॉम 2 पेरेंट, तो यहाँ से IA, I आया, तो IA, I और इसमें A बनाएगा ये, ठीक है। A और B मिलके AB बना लेगा, ठीक है। A और I मिलके A बनाएगा, और B और A मिलके ये भी अगेन से AB बना लेगा। तो वही कहानी है यहाँ पे, टोटल 4 फिनोटाइप है और 6 जीनोटाइप है। देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए यदि हमको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, तो उसमें हम लोग हेट्रोजाइगस पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं कि यदि हमें फादर का दिया हुआ है ब्लड ग्रुप, मदर का दिया हुआ है, तो सन का क्या होगा या चाइल्ड का क्या होगा, ठीक है, सन या डॉटर या चाइल्ड का क्या होगा। उसके लिए हम लोग जहाँ पे यदि जो नहीं है हमारे पास, जिसको निकालना है, वहाँ पे हमेशा हेट्रोजाइगस हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फादर का AB दिया हुआ है और मदर का O दिया हुआ है, तो O के लिए तो हम लोग जानते हैं इसमें स्मॉल आई हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। और IAB के लिए IA और IB हो सकता है। इसमें तो हमें डायरेक्ट ही देखने को से पता चल गया, तो हेट्रोजाइगस लेने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मान लो यहाँ पे सिर्फ A दिया रहता, तो A किससे किससे हो सकता है, ये IA से हो सकता है, और IA और स्मॉल आई से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए हेट्रोजाइगस पेरेंट लेना है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे इसमें तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है IA, IB से, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब देखो सिंपल सा क्रॉस करना है, यहाँ पे A लिखो, इधर B लिखो, इधर O लिख दो। सो इससे क्या आएगा, इससे 2 AO आ गया और BO आ गया, यानी कि वही कहानी है, चाइल्ड में IA और स्मॉल आई आ गया, और IB और स्मॉल आई आ गया। तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो A या B हो सकता है, समझ में आ गया। और दोनों ही होने का 50-50% यहाँ पे चांसेस है। चलो अब जैसे यहाँ पे देखो, फादर का दिया हुआ है और चाइल्ड का दिया हुआ है, मदर का निकालना है, ठीक है। सो अब देखो फादर का यहाँ पे ब्लड ग्रुप A है, तो उसके लिए हम लोग हेट्रोजाइगस सेलेक्ट करेंगे, विच इज IA और स्मॉल आई। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप B दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग हेट्रोजाइगस सेलेक्ट करेंगे, विच इज IB और स्मॉल आई। चाइल्ड में जो ये स्मॉल आई है, ये तो पक्की बात है फादर का इससे ही आएगा, है ना। चाइल्ड में जो स्मॉल आई है वो तो कह सकते हैं कि फादर से ही आया है, क्योंकि ये IB जो है ये फादर में तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। इन दोनों में से भाई एक ना एक चीज तो फादर से आएगा ही ना। IB तो फादर में है नहीं, तो स्मॉल आई फादर से आ गया, यानी कि IB जो है वो मदर से आया हुआ है।
तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है कि वो IB दे दे, तो मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे IB हो सकता है, तो यहाँ से IB आ जाएगा। ये IB स्मॉल आई हो सकता है, तो भी यहाँ से IB आ सकता है, और IA IB हो सकता है, तो भी यहाँ से IB आ जाएगा। तो ये सभी मदर का ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप B या ब्लड ग्रुप AB, ये आपके मदर का ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जो नीट 2024 में आया हुआ है। एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग, है ना, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B, मदर इज A एंड चाइल्ड इज O, द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, है ना, इनका जीनोटाइप बताना है। तो अगर फादर का B है तो इसके लिए IB ये IB स्मॉल आई हो सकता है। मदर का A है तो इसके लिए IA या फिर IA और स्मॉल आई हो सकता है ना। और चाइल्ड का यदि O है, ठीक है, यानी कि स्मॉल आई है, तो पक्की बात है भाई, मदर से भी एक स्मॉल आई गया होगा और फादर से भी एक स्मॉल आई गया होगा, यानी कि फादर का भी यही होगा और मदर का भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें और इसमें, है ना, होमोजाइगस वाले में स्मॉल आई तो देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस वाला ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो फादर का यहाँ पे क्या हो गया, फादर का यहाँ पे IB स्मॉल आई हो गया, और मदर का यहाँ पे IA स्मॉल आई, और चाइल्ड का यहाँ पे स्मॉल आई गया, ठीक है। ये सभी तो गलत ही है, ये वाले, इसको तो ऐसे ही काट दो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये और ये इसमें आ सकता है यदि आप सिर्फ चाइल्ड के बेसिस पे भी देखोगे तो, बाकी यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यदि इसमें दोनों ही स्मॉल आई है तो मदर से भी एक स्मॉल आई आना चाहिए और फादर से भी आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था आपके पास, अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स होता है। तो जैसे पेरेंटल में यदि हम लोग राउंड येलो ले लें, ठीक है, तो और पेरेंटल में ऑब्वियसली हम लोग होमोजाइगस लेते हैं, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे हमने राउंड येलो ले लिया और रिंकल्ड ग्रीन ले लिया, और यहाँ पे जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर और वाई, एंड रिसेसिव में हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और इससे आ जाएगा अपने पास स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास राउंड एंड येलो ही बना, है ना, डोमिनेंट वाला का फिनोटाइप हमें देखने को मिला F1 जनरेशन में। तो अब इसका हम लोग क्रॉसिंग करा देते हैं, ठीक है, सेल्फ क्रॉस यहाँ पे कराते हैं। तो सेल्फ क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन में हमें टोटल 16 मिलेंगे, ठीक है, 16 जीनोटाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 और इस तरीके से 16 मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो देखो बस हमें क्या काम करना है, इसके कॉम्बिनेशन बनाते चल रहे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लो, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लो, ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई ले लो। यानी कि कुछ नहीं करना है, 2 बार कैपिटल आर करो और 2 बार स्मॉल आर करो, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से बना दिया, बस सबका क्रॉस करते चलो, ठीक है। सो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा, है ना। फिर इसको करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को बस करते चलना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे यदि फिनोटाइपिक अपीयरेंस का बात किया जाए, है ना, फिनोटाइपिक अपीयरेंस का, तो फिनोटाइपिक अपीयरेंस यहाँ पे हमें राउंड एंड येलो देखने को मिलेगा, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन देखने को मिलेगा, रिंकल्ड एंड येलो देखने को मिलेगा और रिंकल्ड एंड ग्रीन देखने को मिलेगा। सो राउंड एंड येलो टोटल 9 होंगे यहाँ पे, है ना, राउंड एंड ग्रीन टोटल 3 होंगे यहाँ पे, रिंकल्ड एंड येलो भी टोटल 3 होंगे, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 होगा। तो फिनोटाइपिक अपीयरेंस में हम लोग इस तरीके से निकाल सकते थे। मोनोहाइब्रिड का क्या आया था, फिनोटाइपिक अपीयरेंस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का यहाँ पे जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस आया था, है ना, ये वाला मोनोटाइपिक का फिनोटाइपिक अपीयरेंस 3:1 आया था। तो इसको अगेन से 3:1 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 9:3:3:1 आ जाएगा, ठीक है, डाइहाइब्रिड का। सिमिलरली इसको 1:2:1 को, है ना, 1:2:1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1:2:1:2:4:2, है ना, 1:2:2:1, ये आपके पास डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अपीयरेंस आ गया, ठीक है। ये देखो ये आपके पास डाइहाइब्रिड क्रॉस का वही जीनोटाइपिक अपीयरेंस है, 1:2:1:2:4:2:1, ये जो 4 आया ना, ये आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये सभी ये आपके पास 4 आ जाएंगे डायगोनली, आप लोग अगर देखोगे तो, विच इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, यही वाला, है ना, F1 जनरेशन में जो आया था, ये टोटल यहाँ पे 4 वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो फिनोटाइपिक अपीयरेंस का जो रेशियो है इसमें 9:3:3:1 आ जाएगा, और जीनोटाइप का अपीयरेंस वही जैसा कि मैंने बताया 1:1 2:4:2 और 1:1 आ जाएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा चलेगा। और देखो पेरेंटल टाइप कितना हो जाएगा, पेरेंटल टाइप ये था और ये था, ठीक है, तो ये और ये पेरेंटल टाइप है। तो पेरेंटल टाइप इसमें देखो 9 1 10 आ जाएगा, और ये दोनों आपके पास नॉन पेरेंटल टाइप है। नॉन पेरेंटल टाइप को भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, तो ये टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज वही दिया हुआ है, 9:3:3:1। समझ में आ गया, ऐसे करना है इसको। और ये सब वही चीज है, जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। बस इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो।
समझ में आ गया? तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस का। चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये बेस्ड होता है डायहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन पे। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जो दो पेयर ऑफ ट्रेट हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, दो पेयर ऑफ ट्रेट यहाँ पे हाइब्रिड में कंबाइंड है, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। ठीक है, एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो राउंड एंड येलो था और रिंकल्ड एंड ग्रीन था। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है। इसका सेल्फ क्रॉसिंग करने पे हमें राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो देखने को मिला था। तो ये दोनों आपके पेरेंटल टाइप थे। ठीक है, ये और ये वाले आपके पेरेंटल टाइप थे, और ये दोनों आपके नॉन पेरेंटल टाइप थे। और नॉन पेरेंटल टाइप ही आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताता है। ठीक है, नॉन पेरेंटल टाइप ही याद रखना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताता है ना। और नॉन पेरेंटल टाइप को ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल टाइप को। तो याद रखना जितना ज्यादा नॉन पेरेंटल टाइप होगा उतना ही अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ होगा। और एक और बात, कभी भी नॉन पेरेंटल टाइप पेरेंटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। पेरेंटल हमेशा ज्यादा होगा और नॉन पेरेंटल टाइप हमेशा कम होगा। ठीक है, इस बात का याद रखना। देखो कुछ यहाँ पे इफेक्ट भी आते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद कर सकते हो तो कर लो। डुप्लीकेटिव जीन इफेक्ट में 15:1 का आता है डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो। एडिटिव में 9:6:1 का। कोलैबोरेटिव इफेक्ट में 9:3:3:1। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 12:3:1 और रिसेसिव एपिस्टेसिस में 9:3:4। यदि आपको याद रखना है तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे मेंडल का वर्क देख रहे हैं। तो मेंडल ने 7 साल के लिए वर्क किया था 1856 टू 1863, है ना। और इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था, मेंडल पब्लिश हिज वर्क इन 1865। ठीक है, 2 साल के बाद पब्लिश किया था, है ना। किस चीज में? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स में। ठीक है, बट इनका जो वर्क है ये अनरिकॉग्नाइज रहा 1900 तक, है ना। यानी कि 35 ईयर तक इनका जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज रहा। रीजन क्या था अनरिकॉग्निशन का? पहली बात तो कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। ठीक है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर एज अ डिस्क्रीट यूनिट, है ना। इन्होंने डिस्क्रीट यूनिट जो बोला, देयरफॉर कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, है ना। दैट मींस जो पेयर ऑफ अलील डिड नॉट ब्लेंड, ये जो बात बोला था इनके कंटेम्पररीज को ये हजम नहीं हुआ और इनके कंटेम्पररीज ने इनके इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या था? मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में इस्तेमाल, इन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर लिया था बायोलॉजी में, है ना। मेंडल सजेस्ट फैक्टर या जीन वे डिस्क्रीट यूनिट बट ही फेल्ड टू प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ। ठीक है, इन्होंने जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट बोला था इसका इन्होंने फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस है जिनके कारण से इनका जो वर्क है अनरिकॉग्नाइज रहा। देखो 1900 में ही 3 साइंटिस्ट ने, है ना, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को, इंडिपेंडेंटली काम किया था। कौन थे वो 3 साइंटिस्ट? ये थे आपके पास डी वेरिस, है ना, कॉर्नियस एंड वॉन टेस्टमार्क। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट है, डी वेरिस, कॉर्नियस एंड वॉन टेस्टमार्क। इन्होंने 1900 में इंडिपेंडेंटली अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को। ठीक है, तीनों ने अलग अलग अपना अपना किया था। अब 1902 में क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ था, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया था। क्रोमोसोम को कलर बॉडी बोला गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो नेक्स्ट है सर्टन एंड बोवरी। सर्टन एंड बोवरी ने क्या काम किया था भाई? इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था, है ना। एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। इन्होंने ही कहा था कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डिस्कवर हुआ था, वही क्रोमोसोम वगैरह डिस्कवर हो गया था, तो उसके बाद क्रोमोसोम पे भी एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो सर्टन एंड बोवरी ने, है ना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को देखा गया तो उसके बाद क्रोमोसोम का जो मूवमेंट उन्होंने देखा तो उनका जो बिहेवियर था क्रोमोसोम का वो पैरेलल था, यानी कि सिमिलर ही था बिहेवियर ऑफ जीन के जैसा। ठीक है, सो दे यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को एक्सप्लेन किया था, मतलब उनका मदद लिया था क्रोमोसोम मूवमेंट का एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल्स के लॉ को, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? बिहेवियर ऑफ जीन या फैक्टर पे था। ठीक है, वहीं पे सर्टन एंड बोवरी का एक्सपेरिमेंट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पे था। मेंडल ने यहाँ पे फैक्टर को बोला था अगर इन पेयर इस तरीके से, एंड सर्टन एंड बोवरी ने बोला था क्रोमोसोम अगर करता है पेयर में, है ना। मेंडल ने बोला था फैक्टर सेग्रीगेटेड टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, सर्टन एंड बोवरी ने बोला था क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, है ना, मियोसिस के टाइम पे। मेंडल ने बोला था वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वन पेयर सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। सर्टन एंड बोवरी ने बोला था इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। यानी कहीं ना कहीं दोनों का एक्सपेरिमेंट सिमिलर ही जैसा दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट किया गया था इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सर्टन एंड बोवरी ने, ये सर्टन एंड बोवरी का एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने 2 पॉसिबिलिटी लिया था। ठीक है, सो एक बार इन्होंने वन लॉन्ग ऑरेंज, ठीक है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड वन शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम लिया, लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन एंड लॉन्ग येलो, ठीक है, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड। ठीक है, लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन लिया और लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड लिया। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या हुआ? मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होगा, फिर मियोसिस 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जर्म सेल देखने को मिले। वहीं पे पॉसिबिलिटी 2 में इन्होंने लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट रेड ले लिया और उसके साथ ही लॉन्ग येलो और शॉर्ट ग्रीन लिया। ठीक है, सो लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट रेड और लॉन्ग येलो शॉर्ट ग्रीन लिया, और इसमें वही एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी से सर्टन एंड बोवरी ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था कि इंडिपेंडेंट पेयर जो है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। समझ में आ गया? नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सर्टन एंड बोवरी ने दिया था। ठीक है,
सर्टन एंड बोबरी ने क्या बोला था, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम लीड टू द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो वो कैरीड करेगा, ठीक है। पेयरिंग या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम यदि हो रहा है, ठीक है, तो यदि फॉर एग्जांपल पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, तो फिर पेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर भी होगा जो वो क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक है। यदि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है तो सेपरेशन ऑफ फैक्टर भी होगा जो वो कैरी कर रहा है। तो ये बोला था सर्टन एंड बोबरी ने। और सर्टन ने यूनाइट किया था नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम एंड फैक्टर बिहेवियर, ठीक है, क्रोमोसोम एंड फैक्टर के बिहेवियर को, के नॉलेज को इन्होंने यूनाइट किया था। और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली जीन या फैक्टर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, ठीक है, क्रोमोसोम पे ही वो जीन या फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये आपका इन्होंने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सर्टन ने दिया था। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, ठीक है, ये थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, तो मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर पे, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ये है ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर। अब फ्रूट फ्लाई क्यों ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर लेने का रीजन क्या था? सबसे पहला तो ये सिंथेटिक मीडियम में आराम से ग्रो हो जाएगा। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 2 वीक का, यानी 14 डेज, ठीक है। सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी यहाँ से बनाया जा सकता है। क्लियर डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्सेस में, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ यहाँ पे हेरिडेटरी वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है इनका, इसका कराना सिंपल सिंथेटिक मीडियम है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, लार्ज प्रोजीनी है, ठीक, क्लियर डिफरेंशिएशन है, और वेरिएशन इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे, मतलब मॉर्गन साहब ने यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर को सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये होता है ड्रोसोफिला मेलिंगेस्टर डायग्राम है। चलो, मॉर्गन ने क्या क्रॉस किया था, एक्सपेरिमेंट था, तो इनका 2 एक्सपेरिमेंट था, क्रॉस ए और क्रॉस बी, ठीक है। सो क्रॉस ए में इन्होंने रेड आई एंड ब्राउन बॉडी मेल को सेलेक्ट किया एंड व्हाइट आई एंड येलो बॉडी फीमेल को सेलेक्ट किया। जो रेड आई एंड ब्राउन बॉडी मेल था, यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप और डोमिनेंट था। वाइल्ड टाइप को यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। सो मेल यहाँ पे पेरेंट जनरेशन में क्रॉस ए में रेड आई एंड ब्राउन बॉडी था, एंड फीमेल व्हाइट आई एंड येलो बॉडी था। F2 जनरेशन में दोनों यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो गया, ठीक है। F2 जनरेशन में मेल यहाँ पे व्हाइट आई येलो बॉडी हो गया, ठीक है, व्हाइट आई येलो बॉडी, और फीमेल यहाँ पे रेड आई ब्राउन बॉडी हो गया, ठीक है, रेड आई ब्राउन बॉडी। बट उसके बाद F2 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में ये था, F2 जनरेशन में क्या हो गया, F2 जनरेशन में यहाँ पे 2 पेरेंटल देखने को मिले, है ना, 2 पेरेंटल वाले, और 2 यहाँ पे नॉन पेरेंटल देखने को मिले, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें F2 जनरेशन में रेड आई ब्राउन बॉडी देखने को मिला, और व्हाइट आई येलो बॉडी भी देखने को मिला, ठीक है, व्हाइट आई येलो बॉडी, और रेड आई येलो बॉडी एंड व्हाइट आई ब्राउन बॉडी भी देखने को मिला। तो ये दोनों, और उसके बाद इसका एक और इसका एक, ठीक है। तो रेड आई ब्राउन बॉडी, रेड आई ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई येलो बॉडी, व्हाइट आई येलो बॉडी। उसके बाद क्या था, उसके बाद रेड आई येलो बॉडी, ठीक है, रेड आई येलो बॉडी, और व्हाइट आई ब्राउन बॉडी, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पेरेंटल देखने को मिले, कंप्लीट पेरेंटल, वो 98.7% देखने को मिला क्रॉस ए में, और वहीं पर रिकॉम्बिनेंट यानी कि नॉन पेरेंटल ये 1.3% देखने को मिला। समझ में आ गया? तो ये था क्रॉस ए का कहानी। वहीं पे क्रॉस बी में देखें तो क्रॉस बी में पेरेंटल में इसने मेल में रेड आई नॉर्मल विंग को लिया था, ठीक है। क्रॉस ए में यहाँ पे इसने बॉडी पे किया था, और इस क्रॉस बी में यहाँ पे विंग पे हुआ था, ठीक है। सो मेल रेड आई नॉर्मल विंग, और यही आपके पास वाइल्ड टाइप ये डोमिनेंट था, ठीक है। और फीमेल यहाँ पे व्हाइट आई और मिनिएचर विंग पेरेंट जनरेशन में लिया। F1 जनरेशन में बिल्कुल क्रिस क्रॉस हो गया यहाँ पे, यानी कि मेल व्हाइट आई मिनिएचर विंग हो गया, और फीमेल रेड आई और नॉर्मल विंग हो गई, ठीक है। और पेरेंटल जनरेशन में अगेन से ये दोनों देखने को मिले, और फिर रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला, यानी कि रेड आई नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद रेड आई मिनिएचर विंग, रेड आई मिनिएचर विंग, फिर व्हाइट आई नॉर्मल विंग, व्हाइट आई नॉर्मल विंग, इस तरीके से। तो पेरेंटल टाइप इसमें 68.8% देखने को मिला, और रिकॉम्बिनेंट इसमें 37.2% देखने को मिला। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा है क्रॉस बी में, और क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट कम है। इसका रीजन क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो पेरेंटल टाइप ऑलवेज ग्रेटर होता है रिकॉम्बिनेंट से। दोनों में पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट से ग्रेटर है, ये बात है, ये ऑलवेज होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर। बट वहीं पे अगर देखा जाए रिकॉम्बिनेंट्स का, तो वो कम या ज्यादा कैसे होता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज पे, ठीक है। सो देखो, डिस्टेंस बिटवीन जीन, है ना, 2 जीन का डिस्टेंस क्रोमोसोम पे कितना डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस पे सारा चीज डिपेंड करता है। सो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ, यानी कि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, यानी कि लिंकेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यदि ज्यादा हुआ, इधर हो गया ज्यादा, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर फिर ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, फिर लिंकेज कम होगा। लिंकेज मतलब ये डिस्टेंस को और कम कर दो, यानी कि जीन्स को एकदम पास पास लेके आ जाओ, ठीक है। तो जीन्स को पास पास लाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे। यानी कि क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेंट कम हुआ है, इसका कारण यही है कि इसमें डिस्टेंस बिटवीन जीन कम होगा और लिंकेज यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें क्रॉस बी में जो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बना है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, और यहाँ पे लिंकेज है वो कम होगा। समझ में आ गया? वही यहाँ पे देखो, क्रॉस ए में क्या है, क्रॉस ए में यहाँ पे जो फीमेल थी, ये येलो बॉडी व्हाइट आई थी, और मेल जो है वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडी और रेड आई था, ठीक है। इसमें देखो, जो
डिस्टेंस बिटवीन जीन है वो कितना कम है, यानी कि लिंकेज इसमें बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जीन कम है, लिंकेज बहुत ज्यादा होगा इसमें, देयरफॉर रिकॉम्बिनेंट डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट कितना था इसमें 1.3%। वहीं पे क्रॉस बी में अगर देखा जाए तो इसमें देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा है ना। इसमें फीमेल व्हाइट आई मिनिएचर विंग था पेरेंट जनरेशन में, और मेल जो है ये वाइल्ड टाइप विच इज रेड आई एंड नॉर्मल विंग था, ठीक है। इसमें देखो डिस्टेंस ज्यादा है सो लिंकेज कम होगा, देयरफॉर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट ज्यादा कितना, विच इज 37.2%, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट ज्यादा का मतलब ये नहीं होगा कि वो पेरेंट्स से भी ज्यादा हो जाएगा, पेरेंट्स से कम ही रहेगा, बट अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपैरिजन में हम लोग कह सकते हैं कि यस क्रॉस बी का जो रिकॉम्बिनेंट है वो ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस बी में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन जीन ये भी ज्यादा था। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये कोई नहीं बताता है, मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। डायरेक्टली एक एक लाइन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया तो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। रिकॉम्बिनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट्स आपके क्रॉसिंग ओवर के ही रिजल्ट होते हैं। पेरेंटल टाइप हमेशा ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेंट से। जो प्लस वाला है यहाँ पे हमने देखा था ना, ये जो प्लस वाला है ना, ये प्लस, ये आपका वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट को बताता है, ठीक है। जो प्लस वाला ये डोमिनेंट टाइप को बताता है, ये वाइल्ड टाइप को बताता है। क्रॉसिंग ओवर ओनली पॉसिबल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेम क्रोमोसोम जो होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, उन्हीं में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। जो मॉर्गन है उन्होंने दो टर्म को क्वाइंट किया था, एक लिंकेज एक रिकॉम्बिनेशन, है ना। इनको दोनों को मॉर्गन ने ही दिया था। लिंकेज का मतलब है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। एंड रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट का जनरेशन को ही हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और मॉर्गन को ही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है ना। देखो एक चीज होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट या नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप बटा टोटल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो नॉन पेरेंटल बटा पेरेंटल प्लस नॉन पेरेंटल इंटू 100, इससे आप लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं। वही चीज लिखा है मैंने, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल ऑफस्प्रिंग, टोटल ऑफस्प्रिंग में पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप को एल्फ्रेड स्टुडमेंट ने दिया था, ये आपके स्टूडेंट थे मॉर्गन के, याद रखना जेनेटिक मैप को एल्फ्रेड स्टुडमेंट ने दिया था। ही यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके मेजर किया था डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, है ना। डिस्टेंस बिटवीन जीन को इन्होंने मेजर किया, इनके पोजीशन को क्रोमोसोम पे मैप किया था, ठीक है। और उन्हीं मैप को हम लोग जेनेटिक मैप बोलते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन जीन जैसा कि हमने देखा वो रिकॉम्बिनेंट पे प्रोपोर्शनल था, तो देयरफॉर ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, वो कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, ठीक है। सो देखो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा अलग होता है। जैसे देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 30% है, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन भी 30 हो जाएगा, ठीक है। वही कह सकते हैं आप लोग, प्रोपोर्शनल या इक्वल टू भी बोल सकते हो। और इसका यूनिट है यहाँ पे सेंटीमॉर्टन। प्रोकैरियोट में इसका यूनिट होता है आपके पास मैप यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन यूकैरियोट में सेंटीमॉर्गन और प्रोकैरियोट में मैप यूनिट। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, आपको क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेगा कि मैप करो। तो मैप करने के लिए क्या काम करना, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला 40% है, तो एक लाइन लो और इस 40% का जो भी था बी और सी, इसको सबसे टर्मिनल पे डाल दो बी और सी, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला है। उसके बाद कोई सा भी एक पकड़ लो, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया, ठीक है, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी 30% है, तो कहीं ना कहीं ये अगर 40% है तो 30% के लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं, बस एक लाइन लिया यहाँ पे और टर्मिनल पे जो सबसे बड़ा वाला था विच इज बी और सी डाल दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे 40 है, तो और 30 लेना है, तो ए और सी के बीच में 30 है, तो ये कहीं ना कहीं 30 हो जाएगा और ए और बीच के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैप कर सकते हैं। तो मैपिंग सीक्वेंस क्या आ जाएगा, मैपिंग सीक्वेंस बी ए सी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, ये आई थिंक 2022 का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, असर्शन रीजन है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट होल्ड गुड फॉर जीन दैट आर क्लोजली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। लोकेटेड क्लोजली यानी कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, रिकॉम्बिनेंट कम होगा। और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसी से तो हमें रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलता है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल टाइप बनते थे, है ना, इसी कारण बनते थे, तभी हम लोग कह सकते थे इंडिपेंडेंट पेयर वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है। तो यदि रिकॉम्बिनेंट ही कम बनेगा तो फिर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये इसके लिए गुड नहीं है, ठीक है। यानी कि ये असर्शन सही बोल रहा है ना। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है, गुड नहीं है, अच्छा नहीं है उस जीन के लिए जिसका डिस्टेंस कम है, यानी कि क्लोजली लोकेटेड है। क्या कह रहा है दूसरा रीजन, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये तो गलत बात है यार, है ना। डिस्टेंस कम करोगे तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट वो नहीं करता है, क्योंकि इसमें फिर रिकॉम्बिनेंट्स कम हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट और रिकॉम्बिनेंट को आप लोग प्रोपोर्शनल समझ सकते हो, ठीक है। तो क्लोजली एसोसिएटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉफिज्म। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक नाम से समझ में आता है मिनी जीन, मिनी जीन का सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शॉर्टेस्ट मैन, टॉलेस्ट मैन,
है ना, रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट, स्किन कलर का रेंज आपने फेयर एंड लवली के ऐड में देखा होगा इस तरीके से, है ना। तो स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर का रेंज, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एडिटिव होता है, फिनोटिपिक रिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑन ईच अलील, ठीक है, इसमें फिनोटिपिक ईच अलील में रिफ्लेक्ट करता है उसका कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वो एडिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये डार्क कलर को बताएगा, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये लाइट कलर को बताएगा। सो कंप्लीट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी ये डार्केस्ट स्किन हो जाएगा, एंड यदि सब कुछ स्मॉल हो जाए तो ये लाइटेस्ट यानी कि सबसे गोरा चिकना हो जाएगा। और यदि बीच वाला आ जाए यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये इंटरमीडिएट स्किन कलर यानी कि सांवला कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि हर एक चीज का यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट है, समझ में आ गया। इसी को हम लोग पॉलीजेनिक बोलते हैं। एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट कैरेक्टर के कारण, ठीक है। इन्वायरमेंटल कैरेक्टर ये कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई यदि बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रहने चला गया, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा लिया, वो कहीं अफ्रीका में रहने चला गया, तो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा धूप है तो उनके बॉडी पे मेलानिन पिगमेंट एक्यूमुलेट होने लगेगा, देयरफॉर उनका स्किन कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी ये इन्फ्लुएंस होता है। देखो प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, इसमें सिंगल जीन है बट इसका इफेक्ट मेनी है, ठीक है, सिंगल जीन है मेनी इफेक्ट है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, फिनाइलक्यूटोयूरिया और स्टार्च ग्रेन साइज, ये 3 एग्जांपल है इसका। फिनाइलक्यूटोयूरिया क्या है, ये कॉज्ड बाय सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन से कॉज्ड होता है ना। इट्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिनाइलक्यूटोयूरिया के कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब चीज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो फिनाइलक्यूटोयूरिया कारण क्या क्या हो जाता है। और स्टार्च ग्रेन साइज भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी आपका प्लियोट्रोपिज्म बताता है। और साथ ही साथ याद रखना ये आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी बताता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। स्टार्च ग्रेन साइज जो है ये प्लियोट्रोपिज्म और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये दोनों को ही बताता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। कैपिटल बी है तो लार्ज साइज हो जाएगा, दोनों स्मॉल है तो स्मॉल साइज हो जाएगा, और यदि कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया तो इंटरमीडिएट साइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्च ग्रेन साइज प्लियोट्रोपिज्म को बताएगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताएगा, ठीक है। इस बात का याद रखना। वापस बता देता हूं आप लोग को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक मेनी जीन सिंगल इफेक्ट, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म सिंगल जीन मेनी इफेक्ट। पॉलीजेनिक का एग्जांपल रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ठीक है। और प्लियोट्रोपिज्म का मेटाबॉलिक पाथवे का जीन, फिनाइलक्यूटोयूरिया, स्टार्च ग्रेन साइज। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग मेल हेट्रोगेमेटी देखते हैं हम लोग और फीमेल हेट्रोगेमेटी देखते हैं। जैसे देखो मेल हेट्रोगेमेटी किसमें देखने को मिलता है, मेल हेट्रोगेमेटी में देखो मतलब कि मेल का हेट्रोगेमेट यानी कि मेल का जो गेमेट है वो अलग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें XY और XX है, जैसा कि हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो XX फीमेल का देखो, फीमेल में हेट्रोगेमेट नहीं है, होमोगेमेट है, और मेल में यहाँ पे हेट्रोगेमेट है, ठीक है। तो ये मेल हेट्रोगेमेटी को बताता है। और XO और XX टाइप, ये इसमें भी आपके पास जो मेल है इसका गैमेट अलग अलग है, तो इस ये भी मेल हेट्रोगेमेट को बताता है। तो XY और XX टाइप ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, और XO और XX टाइप हमें ग्रासोफर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब फीमेल हेट्रोगेमेटिक यानी कि इसमें फीमेल का जो गैमेट है वो अलग होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे ZW और ZZ एंड ZO और ZZ, इन दोनों में यहाँ पे इसमें ZW फीमेल हेट्रोगेमेट है और ZO फीमेल हेट्रोगेमेट है, ठीक है। और ये वाला ZZ आपके पास मेल वाला है, ठीक है। सो ZW ZZ हमें बर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। और ZO ZZ ये हमें बटरफ्लाई और मॉथ में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ह्यूमंस में XY XX देखने को मिला, ड्रोसोफिला में भी XY XX देखने को मिला, मेल हेट्रोगेमेटी, और बर्ड्स में हमें ZZ और ZW देखने को मिला, फीमेल हेट्रोगेमेटी। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में देखें तो इसमें XY टाइप होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होता है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, विच इज XY एंड XX। देखो याद रखना, इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। वैसे 50% प्रोबेबिलिटी होता है या तो बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी में देखें तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें हैप्लोडिप्लोइडिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इस बात को रखना, ठीक है। हनीबी में हैप्लोडिप्लोइडिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो इसमें मेल है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और फीमेल जो है वो यहाँ पे डिप्लॉइड होती है। एंड ये बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। और वही बात है, मेल यहाँ पे हैप्लॉइड होगा विच इज 16 एंड फीमेल यहाँ पे डिप्लॉइड होगा विच इज 32 क्रोमोसोम, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जैसे पेरेंट हम लोग ले रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पे हनी बी में, ठीक है। तो फीमेल डिप्लॉइड है, मेल हैप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड है तो फीमेल में मियोसिस होता है, तो 4 यहाँ पे इस तरीके से एग बन जाएगा, और मेल में माइटोसिस होकर 2 यहाँ पे इस तरीके से स्पर्म बन जाएगा। यहाँ पे हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म, ऑब्वियसली गैमेट है तो दोनों ही हैप्लॉइड बनेगा। अब देखो क्या होगा, फीमेल में तो 4 बने, इसमें से 2 अनफर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि 2 का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और 2 का फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेल में भी यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। सो दोनों ही जो है यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पे एग और यहाँ पे स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज होकर यहाँ पे फीमेल बना लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन और एन फर्टिलाइज होकर यहाँ पे फीमेल बना लिया, फिर दूसरा एन और एन फर्टिलाइज होकर यहाँ पे फीमेल बना लेगा। तो जो फीमेल रॉयल जेली खाएगी वो आपके पास क्वीन भी बन जाएगी, और जो फीमेल फ्रूट खाएगी वो आपके पास वर्कर भी बन जाएगी,
ठीक है। और जो अनफर्टिलाइज एग है उसमें पार्थेनोजेनेसिस होके मैन बन जाएगा, ठीक है। मैन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस से बनता है वाया अनफर्टिलाइज एग, और मैन को इसमें ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैन है, ड्रोन है, ये क्वीन है, क्वीन सबसे बड़ी होती है और बाकी वर्कर जो है ये छोटी होती है थोड़ी। तो ये दोनों आपके पास फीमेल है और ड्रोन आपके पास यहाँ पे मेल है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे अब, सो फर्टिलाइज एग जो है ना, फर्टिलाइज एग ये वाला है, ये दोनों फर्टिलाइज एग है, ये दोनों एग प्लस स्पर्म से बना फर्टिलाइज 2n हुआ, डिप्लॉयड हुआ, ये वाला फीमेल डिप्लॉयड है और मेल यहाँ पे हैप्लॉयड रह जाएगा। तो 2n फीमेल बना, फीमेल इधर क्वीन हो सकती है या वर्कर हो सकती है। समझ में आ गया? अनफर्टिलाइज एग जो ये वाला था, अनफर्टिलाइज एग एन, उससे फिर पार्थेनोजेनेसिस होकर मैन बन जाएगा और मैन को हम लोग ड्रोन बोलते हैं, ठीक है, वाया पार्थेनोजेनेसिस। देखो फीमेल जो है इसका मदर और फादर दोनों हो सकता है। सर यहाँ पे फीमेल है, फीमेल का ये फादर हो जाएगा और ये मदर हो जाएगा, मदर फादर दोनों हो सकता है। बट मेल जो है इसका सिर्फ मदर हो सकती है, ठीक है। यहाँ जो मेल है, क्या इसका कोई फादर है? नहीं, ये तो कंप्लीट फीमेल से ही बना है, तो इसका कोई फादर नहीं हो सकता, इसकी सिर्फ मदर हो सकती है। तो मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन, मेल का कोई फादर नहीं है। देखो इस मेल का कोई यहाँ पे कोई फादर नहीं है और इस मेल का यहाँ पे देखो कोई सन भी नहीं है, मेल का यहाँ पे सिर्फ डॉटर ही डॉटर है, ठीक है। तो कोई फादर और कोई सन नहीं है, बट मेल का ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकता है, ठीक है। इसका ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकता है, जैसे कि ये है, इसकी ये मदर है, इस मदर का जैसे ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। इस फीमेल का फॉर एग्जाम्पल, इस फीमेल का यहाँ पे कोई मैन होगा, ठीक है। इस फीमेल का यहाँ पे कोई चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड सन होगा, ठीक है, लेट्स से सन होगा इस फीमेल का यहाँ पे। तो इसका कोई फादर तो नहीं है, बट इसका यहाँ पे देखो, इस फीमेल का यहाँ पे फादर तो है ना, तो एक्चुअली इसका यहाँ पे ये ग्रैंड फादर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रैंड फादर को नाना जी करके समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड फादर दादाजी नहीं है, नाना जी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको नाना जी करके समझना, ठीक है। सो इस फीमेल का जो यहाँ पे सन होगा, उसके लिए ये वाला जो मेल है ये ग्रैंड फादर हो गया, और इसके लिए ये वाला जो सन है ना, वो आपके पास ग्रैंड सन हो गया। समझ में आ गया? सो मेल का कोई फादर और सन नहीं है, बट मेल का ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होता है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर बाय म्यूटेशन होता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ सिंगल जीन होता है, ठीक है। म्यूटेशन ये कह सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ सिंगल जीन, इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर देखो कितने तरीके के हैं, ये सेक्स लिंक हो सकता है, इसको एक्स लिंक भी हम लोग बोलते हैं, सेक्स लिंक या एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव एंड ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट। तो सेक्स लिंक वाले हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों हो सकता है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएंगे आपके पास सी पास्ट, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया, ठीक है। CPAST पास्ट, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, PKU, फिनाइलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेट हो जाएगा आपके पास माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये ऑटोसोमल लिंक डोमिनेट है। चलो स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया से। ये एक्स लिंक रिसेसिव है, इसको HF से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अफेक्ट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बाय कैस्केड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें सिंपल कॉज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग है ना, इसका नॉन स्टॉप ब्लीडिंग ये करवा सकता है हीमोफीलिया, ठीक है। देखो यदि XH और XH है, ठीक है, तो ये डिजीज फीमेल हो जाएगा। XX देखो क्योंकि ये एक्स लिंक है, ठीक है, तो एक्स में होगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, समझ में गया इसको। और एक्स लिंक बोलते हैं, सेक्स लिंक बोलते तो इसमें XY या XX क्रोमोसोम में लेना पड़ता है और वो एक्स पे ही होगा, ठीक है। तो XH XH डिजीज फीमेल हो गया, XX नॉर्मल फीमेल हो गया, XHX ये कैरियर हुआ, नॉर्मल है बट कैरियर फीमेल है, ठीक है। और XHY Y में नहीं हुआ क्योंकि ये एक्स लिंक है, ठीक है। तो XHY ये डिजीज मेल हुआ, ठीक है, और XY ये नॉर्मल मेल हुआ, ठीक है। और डिजीज मेल जो है ये डेथ कर जाता है लेटर स्टेज में, ठीक है, एडोलेसेंस के टाइम पे ही इसका डेथ हो जाता है डिजीज मेल का, ठीक है, यानी कि ज्यादा टाइम तक ये जिंदा नहीं रह सकता है। तो XH ये जो हुआ डिजीज फीमेल, इसका बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। डिजीज फीमेल एक्सट्रीमली रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि डिजीज फीमेल के लिए हमें मदर भी कैरियर चाहिए और फादर भी कैरियर चाहिए। तो फादर कैरियर तो कैसे होगा भाई, फादर तो एडोलेसेंस में ही खत्म हो जाता है, तो इसीलिए ये जो है ये काफी रेयर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। क्योंकि इसके लिए फिर हमें मदर कैरियर भी चाहिए और फादर कैरियर तो नहीं होगा बल्कि फादर तो डिजीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो मदर कैरियर और डिजीज फादर चाहिए, और डिजीज फादर का डिजीज में जो है डाइट का आता है लेटर स्टेज में, इसी वजह से ये रेयरली है, ठीक है, डिजीज फीमेल। देखो इसका एग्जांपल है हीमोफीलिया का पेडिग्री है ना, फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया है ना, क्वीन विक्टोरिया को वही हीमोफिलिक कैरियर थी ये, तो ये थी क्वीन विक्टोरिया, इन्हीं में हमें वो हीमोफीलिया देखने को मिला था, यही आपके पास कैरियर थी। चलो नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है, CC से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसमें डिफेक्ट हो जाता है रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ आई में, ठीक है, रेड एंड ग्रीन में। सो फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। मेल में ये 8% तक हो सकता है और फीमेल में 0.4% तक हो सकता है। मेल में ज्यादा क्यों होता है ये, क्योंकि मेल में एक्स और वाई होता है और एक्स लिंक है, तो यदि एक्स को खराब कर दिया, ठीक है, एक ही एक्स है और उसको भी खराब कर दिया, तो इस वजह से इसमें ज्यादा हो जाता है। फीमेल में 2 एक्स है और एक को भी यदि खराब करेगा तो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। सो मेल में 8% और फीमेल में 0.4%, बिकॉज जीन्स दैट लीड टू कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, एंड क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो डिसऑर्डर का परसेंटेज इसमें हाईयर होता है, ठीक है। XY आ जाए तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, XX आ जाए तो नॉर्मल फीमेल है, XEX है तो कैरियर फीमेल है, XEY है तो कलर ब्लाइंड मेल है, और XS है तो नॉर्मल मेल है। सो एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये कैरियर
फीमेल है और डिजीज्ड मेल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सी एक्सी बन जाएगा, एक्सी वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्सी एक्स हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला एक डिजीज्ड मेल है, ठीक है। मेल में यदि देखने को मिल जाए, मेल में पहली बात तो देखो कितने डिजीज हैं, तो 2 डिजीज है। टोटल चाइल्ड यहाँ पे टोटल 4 है, टोटल चाइल्ड 4 है और डिजीज यहाँ पे 2 है, तो 50% चाइल्ड यहाँ पे डिजीज हुए, ठीक है। फीमेल में देखा जाए तो टोटल फीमेल यहाँ पे 2 है और डिजीज इसमें 1 है, ठीक है। तो 50% फीमेल यहाँ पे डिजीज हुई, ठीक है। मेल में यदि देखा जाए तो मेल में यहाँ पे टोटल मेल यहाँ पे 2 है और 1 यहाँ पे ये डिजीज है, तो 50% मेल भी यहाँ पे डिजीज हुआ। समझ में गया? इस तरीके से देखना है। 50% मेल, कहीं आप बोलोगे तो एक ही मेल डिजीज है तो 50% कैसे हुआ, 25 होना चाहिए। तो मेल में देख रहे हो तो दोनों ही मेल में लो, नीचे भी टोटल नंबर ऑफ मेल लिखो विच इज 2 और ऊपर जितने डिजीज है वो लिखो, तो ऑब्वियसली वो 50% आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में आप लोग बताना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग का भी कलर ब्लाइंड टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, बाई कनकेव से सिकल शेप हो जाता है। इसमें क्या है कि इसमें एचबीए ये नॉर्मल होता है, ठीक है। एचबीएस आ गया ना जहाँ पे सिकल सेल, वो कैरियर हो जाएगा, हेटेरोजाइगस वाला, ठीक है। हेटेरोजाइगस कैरियर होता है आपके पास, और एचबीएस डिजीज हो जाएगा विच इज सिकल सेल एनीमिया वाला डिजीज, ठीक है। जो एचबीए है ना, ये ए बनाएगा और एचबीएस को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही ए फॉर ऑटोसोम। सो कैपिटल ए नॉर्मल पर्सन है और कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी नॉर्मल पर्सन है, हो सकता है कैरियर हो बट ये नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। और ए आपका वही ऑटोसोम बताता है, बट वहीं पे स्मॉल ए आ गया तो फिर डिजीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोसोम में तो ऑब्वियसली ये जब एक्सप्रेस कब करेगा, जब दोनों ही आपके पास रिसेसिव होता है। अब देखो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, इसमें नॉर्मल पर्सन में इस तरीके से होता है और सिकल सेल में इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल पर्सन में देखो हमें जीएजी यहाँ पे ट्रिपलेट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जीएजी कोडोन है, और वहीं पे म्यूटेटेड या सिकल सेल में हमें जीयूजी देखने को मिलता है। और जीएजी जो है ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है, जीएलयू से डिनोट करते हैं, और सिकल सेल में फिर जीयूजी बन जाता है, यानी कि ए जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है, वेलिन बना लेता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखा हुआ है। नॉर्मल पर्सन में यहाँ पे देखो जीएजी है और इसमें फिर यहाँ पे देखो जीएजी है और ये जीयूजी बन जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो 6th बीटा पोजीशन से यहाँ पे वेलिन बन जाता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड वेलिन में बन जाता है और इसी चीज को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन में बोलते हैं कि एक पॉइंट का यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। समझ गया ना? एक यहाँ पे जो था ना कोडोन, वो यहाँ पे चेंज हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया। सो देखो ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है 6th कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन। देखो 6th कोडोन जो था जीएजी से जीओजी बन गया, इसमें चेंज हुआ, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन, ठीक, ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन में कन्वर्ट हो गया 6th पोजीशन पे। देखो 6th पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में कन्वर्ट हो गया बीटा चेन में ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके कारण से जो आरबीसी है वो बाइकनकेव डिस्क शेप का था, इसका पॉलीमराइजेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन कंडीशन और ये फिर इलोंगेटेड सिकल शेप का बन गया, ठीक है। तो वही बाई कनकेव से यहाँ पर सिकल शेप का बन जाता है। तो इस तरीके से होता है। नॉर्मल पर्सन में जीएजी होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। सिकल सेल पर्सन में फिर जीयूजी होता है, वेलिन बनाएगा। कहाँ पे चेंज होता है, किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे चेंज हो जाता है, ठीक है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। समझ में आ गया? ये था यहाँ पे। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोयूरिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म के कारण आता है, ठीक है, ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। लेकिन अगर एक जीन में म्यूटेशन हो गया, कौन सा जीन? जो इस एंजाइम को बनाता था, ठीक है, म्यूटेशन इन जीन दैट कोड फॉर दिस एंजाइम, तो फिर ये एंजाइम भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर यदि एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एलेनिन का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा और वो फिनाइल पायरुविक एसिड में बन जाएगा, ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन जो है वो ब्रेन में क्या क्या कर सकता है? वो मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है, ठीक है, इसका यदि एक्यूमुलेशन हो गया तो हेयर लॉस करा सकता है और स्किन पिगमेंटेशन करा सकता है। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। These are excreted through urine। ये जो है फिनाइल कीटोयूरिया, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होता है बिकॉज पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है, किडनी इसका पुअर एब्जॉर्प्शन करता है, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ये जो है ये एक्सक्रीट रहता है यूरिन के थ्रू। समझ गया? नाउ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 2 चेन होता है, आप लोग को पता होगा, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 बीटा ग्लोबिन चेन, और हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली आयरन+2 प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से उसका कलर रेड होता है, ठीक है। ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी कि क्वांटिटी कम हो जाता है ना, ड्यू टू म्यूटेशन या डिलीशन, है ना। ये ब्लड डिजीज है, पहली बात तो इतना समझे, ब्लड डिजीज हम लोग एनीमिया कह सकते हैं। ये ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन होता है इन ग्लोबिन चेन, इसी में अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन में। इसमें यदि म्यूटेशन हो गया तो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसके कारण से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसमें जो क्वांटिटी था वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मल में कितना क्वांटिटी और थैलेसेमिया में क्वांटिटी कम हो जाता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया हमने यहाँ पे देखा था, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्वालिटी ऑफ ब्लड, देखो क्वालिटी ऑफ ब्लड इसमें यहाँ पे बिगड़ जाता है, ठीक है। देखो इसमें थैलेसेमिया का 2 टाइप होता है, अल्फा और बीटा थैलेसेमिया।
अल्फा थैलेसीमिया, इसमें अल्फा ग्लोबिन अफेक्ट होता है ऑब्वियसली। ये कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक जीन, दो क्लोजली लिंक जीन से कंट्रोल होता है, एक HbA1 और एक HbA2। ये दोनों ही आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, इस बात को याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 16। एंड ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 या मोर देन 4 जीन, ठीक है, 1 या मोर देन 4 जीन के म्यूटेशन से ये ऑब्जर्व होता है। बीटा थैलेसीमिया का बात करें तो बीटा ग्लोबिन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, कंट्रोल बाय सिंगल जीन, ये सिंगल जीन से कंट्रोल होता है विच इज HBB, जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, है ना, और ये ड्यू टू म्यूटेशन इन 1 या बोथ जीन के कारण हो जाता है। देखो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का बात करें तो ये दोनों ही आपका ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। तो थैलेसीमिया जो है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें सिंथेसिस वेरी फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि सिंथेसिस वेरी फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि सिंथेसिस कम हो जाता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसका नंबर घट जाता है। वहीं पे सिकल सेल एनीमिया तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्वालिटी बिगड़ जाता है ना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन हो जाता है, ठीक है, इनकरेक्ट ग्लोबिन इसमें और इसमें फ्यू ग्लोबिन, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। समझ में आ गया? तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, और ये दोनों ही आपके ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना, ये ड्यू टू एब्सेंस या एक्सिस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम के कारण अराइज होते हैं। इसमें दो चीजें, एक एनाप्लोइडी एक पॉलीप्लोइडी, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो फेलियर ऑफ एनाफेज 2, है ना, यानी कि वही मियोसिस 2 कह सकते हैं, इसी कारण होता है ये। इसमें फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है, जो एनाफेज 2 में ऑब्वियसली सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, उसमें फेलियर यदि हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा इसमें गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यही होता है एनाप्लोइडी। और जो भी हम लोग पढ़ने वाले डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, है ना, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इन तीनों में ही आपका एनाप्लोइडी देखने को मिलता है, इस बात को याद रखना। पॉलीप्लोइडी यूजुअली ये प्लांट्स में देखने को मिलता है जनरली, है ना। इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस का फेलियर हो जाता है आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसके कारण इसमें हो जाएगा इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। नेक्स्ट यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, ये ऑब्वियसली एनाप्लोइडी का है। इसमें गेन हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम नंबर 21, एंड ऑब्वियसली ये ऑटोसोम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ट्राइसोमी हो गया, है ना, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसको कह सकते हैं ट्राइसोमी हो गया है 21, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21। इसको डिस्कवर किया था लंदन डाउन ने इन 1866। इफेक्ट है इसका शॉर्ट स्टैचर्ड पर्सन, है ना, शॉर्ट स्टैचर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट जो वो डिक्रीज हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा इन सभी का डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल, मेंटल और साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्ड। देखो इस तरीके से होता है, आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है ना, डाउन सिंड्रोम का। इसमें बोर्ड फ्लैट फेस हो जाता है, ठीक है, बोर्ड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग हो जाएगा इसमें, है ना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो जाएगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड हो जाएगा, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप काफी इंपॉर्टेंट है, एंड पाम जो वो क्रेसेस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है। हेड जो है ये स्मॉल राउंड हो जाएगा, है ना, फ्लैट इन बैक, फेस ब्रॉड हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, माउथ जो है ये पार्शियली ओपन रहेगा, पार्शियली ओपन माउथ, टंग जो है बिग रिंकल एंड फरोड हो जाएगा, यहाँ पे देखो बिग रिंकल हो जाएगा, फरोड भी हो जाता है। जो हार्ट है उसमें कॉन्जेनिटल डिजीज हो जाएगा, पाम ब्रॉड एंड उसमें क्रीसेस आ जाएगा, ठीक है, जो फिंगर है उसमें मेनी लूप्स आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा, ठीक है, गेन ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, तो इसमें XXY हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ऑब्वियसली ट्राइसोमी को ही बताता है। तो इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इसमें आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये मेन है, लेकिन इसमें फीमेल का कैरेक्टर आ जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये जो है ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये मेन में देखने को मिलता है, मेन में फीमेल कैरेक्टर आ जाता है, और टर्नर सिंड्रोम फीमेल में देखने को मिलता है, फीमेल से फीमेल कैरेक्टर ही चला जाता है। ये कहानी है इसमें। देखो लाइन फिल्टर सिंड्रोम का इफेक्ट क्या होता है, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, ठीक है, बट फेमिनाइन कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो गायनेकोमेस्ट्रिया, ठीक है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, इसके कारण ये जो मेल है ये स्टाइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। ये देखो ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम का यहाँ पे इफेक्ट है, जिसमें टॉल स्टैचर विद फेमिनाइन कैरेक्टर, यहाँ पे ये मेल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है फीमेल से, फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम होता है, तो एक्स चला जाता है यहाँ से, ठीक है, एक एक्स चला जाता है, तो इसमें टोटल 45 ही क्रोमोसोम बचेगा, दैट्स व्हाई इसमें मोनोसोमी हो जाता है। इसमें इफेक्ट क्या, इफेक्ट इसका है रूडिमेंट्री ओवरीज एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि फीमेल से फीमेल वाला कैरेक्टर ही चला गया, ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ से एक जा चुका है, ठीक है। तो रूडिमेंट्री ओवरीज इफेक्ट है एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिस कारण से जो फीमेल है वो भी स्टाइल हो जाती है, ठीक है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में मेल स्टाइल होगा और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल स्टाइल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये टर्नर सिंड्रोम का यहाँ पे डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें शॉर्ट स्टैचर एंड अंडर डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थी यहाँ पे लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। इसमें एनालिसिस करते हैं ट्रेट इन सेवरल जनरेशन, ठीक है, सेवरल जनरेशन में इसमें ट्रेट में एनालिसिस करते हैं एंड स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रेट, ट्रेट का एनालिसिस करेंगे, इधर वो डोमिनेंट रिसेसिव हो या सेक्स लिंक या ऑटोसोमल हो, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो भी सिंबल दिया हुआ है इसको अच्छे तरीके से याद रखना। यदि स्क्वायर बना हुआ है तो वो मेल को बता रहा है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है तो फिर फीमेल को बता रहा है। इस तरीके से आपका
स्क्वायर को हमने टेढ़ा कर दिया तो ये फिर सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि जो है वो हमें नहीं पता है, अनस्पेसिफाइड सेक्स वो बता रहा है। ठीक है, रेड कलर में आ रहा है तो फिर वो अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि वो डिजीज्ड वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे ये मेल और फीमेल में एक डैश लाइन से डिनोट किया तो ये मीटिंग को बता रहा है, डबल डैश लाइन से डिनोट कर रहा है तो ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को बताता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कंसेंजेनियस मीटिंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कंसेंजेनियस मीटिंग डबल डैश लाइन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बता रहा है मेल फीमेल, और यहाँ पे ये प्रोजेनी हो गए इसके। ठीक है, तो पेरेंट अबव एंड बिलो चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन है और ऊपर वाले पेरेंट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये पहले बर्थ लिया है और ये सेकंड बर्थ लिया है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ये दोनों पेरेंट है, ये मेल और ये फीमेल पेरेंट है, और उसका जो ये मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। ठीक है, वो यहाँ पे अगर सर्कल में रेड हो जाता तो फिर फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है ना, जिसमें 5 लिखे हैं अंदर में, तो ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, अगर ऐसा था यहाँ पे तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड था, अब इसी के अंदर 5 लिख दिया तो ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। समझ में आ गया। अब देखो बेसिकली क्या है कि जैसे पेडिग्री एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव ऑटोसोमल सेक्स लिंक को पता कैसे करते हैं, तो देखो इसका कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कुछ तरीका है वो, उससे आप लोग पता कर सकते हो। सर डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट कब हम लोग बोलेंगे, जब डिजीज हर एक जनरेशन में देखने को मिले, जैसे कि ऊपर वाले में देखने को मिले, नीचे भी देखने को मिले, फिर इससे आगे जाएगा तो उसके भी पेडिग्री में डिजीज देखने को मिले, यानी कि एवरी जनरेशन में हमें डिजीज मिलना चाहिए, तब वो डोमिनेंट कहलाता है। ठीक है, रिसेसिव, डिजीज नॉट प्रेजेंट इन ईच जनरेशन, यानी कि बीच वाले में कहीं एक गैप आ जाएगा, जैसे ऊपर देखो यहाँ पे डिजीज नहीं है बट यहाँ पे देखो इसके प्रोजेनी में डिजीज आ गया, तो ये रिसेसिव कहीं ना कहीं होगा। ऑटोसोमल में डिजीज प्रेजेंट रेंडमली इन बोथ सेक्सेस, डिजीज रेंडमली प्रेजेंट होगा बोथ सेक्सेस में। ठीक है, तो वो ऑटोसोमल हो जाएगा। सेक्स लिंक में देखो वाई लिंक आया था और एक्स लिंक रिसेसिव आया था, अपने काम का तो ये एक्स लिंक रिसेसिव है अपने सिलेबस में। देखो वाई लिंक में क्या होता है कि जो डिजीज है वो ओनली प्रेजेंट इन मेल होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म है, बट एक्स लिंक में ऐसा नहीं होता है, एक्स लिंक में मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, बट वाई लिंक में सिर्फ मेल में ही डिजीज प्रेजेंट होगा। एक्स लिंक रिसेसिव में देखो क्या होगा, इसमें डिजीज प्रेजेंट इन फ्यू मेल्स, कुछ मेल्स में भी इसमें डिजीज होगा, क्योंकि एक्स ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें फीमेल्स कैरियर होती है, यानी कि ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, डिजीज का तो इसमें यदि एक्स लिंक रिसेसिव हुआ तो ट्रांसमिशन हो जाएगा फीमेल कैरियर से मेल प्रोजेनी में। ठीक है, बाकी अपने सिलेबस में ये 2 दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं पहले। तो देखो इसमें क्या है कि देखो ये एक जनरेशन है, ये एक दूसरा जनरेशन है। ठीक है, और ये वाला तीसरा जनरेशन है। ठीक है, ये वाला और ये दोनों ही तीसरा जनरेशन है ना, ये पहला जनरेशन, लेट से पहला जनरेशन मान लेते हैं, ये दूसरा है, और ये दोनों ही तीसरा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी दूसरे से आ रहा है और ये वाला भी दूसरे से आ रहा है। ठीक है, ये समझ लो। तो देखो यहाँ पे पहले जनरेशन में भी डिजीज है, दूसरे में भी डिजीज है, और तीसरे में भी यहाँ पे डिजीज है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जनरेशन में आ रहा है और इसमें रेंडमली प्रेजेंट है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का हमारा क्या एग्जांपल था, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये माइटोनिक डिस्ट्रॉफी का यहाँ पे पेडिग्री दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है बट सेकंड जनरेशन में आ गया, तो ये रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखो रेंडमली आ रहा है, मतलब मेल में भी आ रहा है यहाँ पे और फीमेल में भी आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें देखने को नहीं मिला, क्रिस क्रॉस यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला। अगर होता तो फिर हम लोग फिर सेक्स लिंक में जाते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली है, रेंडमली देखने को मिला, तो ये फिर ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, है ना। और इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और भी कई सारे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये वाला है ऑटोसोमल डोमिनेंट का माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, और ये है ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ये कॉज्ड बाय यूवी रेडिएशन के कारण होता है ना। इसमें फैक्टर दैट कॉज म्यूटेशन, उसको हम लोग म्यूटाजेन बोलते हैं। देखो यूवी रेडिएशन एक है ना कॉज है म्यूटेशन, इसके कारण भी म्यूटेशन हो सकता है, और भी कई सारे फैक्टर होंगे, है ना, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाएगा, बट उसमें से यूवी रेडिएशन भी एक कॉज है। एंड जो भी फैक्टर म्यूटेशन को कॉज करता है उसको हम लोग म्यूटाजेन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूवी रेडिएशन हुआ, ये भी कहीं ना कहीं आपका म्यूटाजेन ही हुआ। ठीक है, क्योंकि ये भी म्यूटेशन कॉज कर रहा है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस या क्रोमोसोम हो जाता है, जिसके कारण से जीनोटाइप और फेनोटाइप में चेंज देखने को मिलता है। इससे को जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। जीन म्यूटेशन में देखो यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन जैसी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे ये एक सीक्वेंस था, इसमें इंसर्ट कर दिया हमने यहाँ पे यू, तो ये इंसर्शन म्यूटेशन हो गया। ठीक है, डिलीशन में जैसे कि यहाँ पे टी था, टी को ही हमने हटा दिया, तो ये डिलीशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था। ठीक है, जीएजी को जीयूजी में कन्वर्ट कर दिया, जीएजी आपका ग्लूटामिक एसिड बना था, जीयूजी वेलिन बनाएगा। ये ऑब्वियसली सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेमशिप म्यूटेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, इसमें चेंज होता है सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए देखने को, मतलब चेंज उसका देखने को मिलता है, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था। ठीक है, इसमें जीएजी जीयूजी में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। यहाँ पे इसको यहाँ पे उठा कर रख दिया, यानी कि सिंगल, इसमें क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया, बस बेस पेयर ऑफ डीएनए सिंगली चेंज हो गया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बात किया जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और इसमें डिलीशन भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही हो सकता है इसमें। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन भी बोल सकते हैं इसको, या डिलीशन म्यूटेशन भी बोल सकते हैं।
इसमें इंसर्शन या डिलीशन हो जाता है बेस पेयर ऑफ डीएनए का, ठीक है, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए का, याद रखना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो बेस पेयर ऑफ डीएनए का इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ AUG GGG CCC UU, इसमें यदि एक हम लोग इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, यू आ गया, तो ये बिगड़ गया, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 3 या 3 के मल्टीपल में यदि हम लोग इंसर्ट करते हैं तो फिर बिगड़ता नहीं है, ठीक है, नो चेंज हो जाता है, फिर उसमें कोई फिर म्यूटेशन नहीं होता है, इस बात का याद रखना, यदि 3 या 3 के मल्टीपल में करते हैं तो। क्योंकि क्या है कि हमारा जो कोडोन है वो भी ट्रिपलेट है, तो 3 के मल्टीपल में हम लोग चेंज करेंगे तो फिर हमारा वो चीज बिगड़ेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक में हमने चेंज किया, एक को हमने यहाँ पे ला दिया, तो देखो सब पूरा इसके आगे वाला बिगड़ गया, ठीक है। बट वहीं पे 2 पे हम चेंज कर रहे हैं, तो 2 पे चेंज कर दिया तो फिर पे देखो आगे वाला यहाँ पे बिगड़ गया, ठीक है। लेकिन 3 पे चेंज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे AUG था, AUG GGG GGG CCC CCC और UU UU, सब कुछ यहाँ पे वैसा वैसा रिटर्न हो गया, और बीच में एक यहाँ पे आ गया, UU बीच में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, यदि 1 या 2 बेस पेयर में यहाँ पे चेंज होता है तो फिर उसमें चेंज हो जाएगा कंप्लीट रीडिंग फ्रेम में, ठीक है। 1 या 2 में चेंज करेंगे तो पूरा रीडिंग फ्रेम में ही चेंज हो जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यदि 3 या 3 के मल्टीपल में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा और म्यूटेशन फिर वहाँ पे नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। सो दैट्स इट, चैप्टर में हमारा इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपने चैप्टर यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था, मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंक्लूड करने की मैंने इसमें कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।